हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई बाय श्री चैतन्य पे। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे। और आज हम हमारे बिटसैट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं विद आवर फॉर दिस पेपर प्रेडिक्टर सीरीज, जहाँ पे हम फिर से ढेर सारे सवाल करते हैं बिटसैट के, क्योंकि बिटसैट में आते ही ढेर सारे सवाल हैं जिनमें हम स्पीड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्टी बिटसैट लेवल पे कम ही आती है, काफ़ी नीट लेवल, पुराना नीट लेवल पेपर आ जाता है, लेकिन फिर भी इज द स्पीड दैट मैटर्स। तो आज के सेशन में भी वैसा करेंगे। अब आज का सेशन थोड़ा खास इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ऐसा पेपर क्रिएट किया है जो शुरुआत की तरफ काफ़ी डायरेक्ट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर बाद में थोड़े थोड़े हल्के सोचने वाले आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम उनको भी कैसे स्पीड में कर पाते हैं, हम अपना जो पेस है वो मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब रहना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हम आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसीड्योर में आपका कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, कहाँ पे क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें लेके हम गाइड करेंगे। जोसा काउंसलिंग, CSAB काउंसलिंग, सब चीज़ में हम आपको हेल्प करते रहेंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब रहना और अभी इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन है, ढेर सारा कंटेंट है आपके लिए। चलो इसको करते हैं। A particle is fastened at the end of a string and is whirled in a vertical circle with the other end of the string being fixed. तो the motion of the particle is going to be what? एक पत्थर को लेके मैंने घुमाया है, तो motion of the particle क्या हो रहा है? सर्कुलर हो रहा है। और सर्कुलर मोशन ये कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर होगा, राइट? तो अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर हुआ देन इट विल बी पीरियोडिक, नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी के लिए आगे पीछे करना पड़ता है, आगे पीछे नहीं, वो सेम डायरेक्शन में ऐसे घुमा जा रहा है। सेम डायरेक्शन मतलब वो कभी भी रिवर्स नहीं हो रहा है। तो इट इज ऑप्शन ए, यस करेक्ट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। टू बॉडीज M and N इक्वल masses suspended from two separate massless springs, spring constant K1 and K2. Bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. So the ratio of their amplitudes is going to be what? बिटसाइट की PYQs वैसे ऑफिशियल होती नहीं है, क्योंकि बिटसाइट क्वेश्चन पेपर्स रिलीज करता नहीं, वो मेनली मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो आपको कुछ पब्लिकेशंस मिल जाएंगे जहाँ पे आई थिंक अरिहंत का ही है एक, जहाँ पे बिटसैट के PYQs बताते हैं, बट रिमेंबर दैट्स मोर लाइक अ मेमोरी बेस्ड PYQ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है। मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है मतलब A1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू A2 ओमेगा 2, क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो मेरे को क्या चाहिए, इनफैक्ट AM ओमेगा M, AN ओमेगा N। तो मेरे को AM बाई AN चाहिए, राइट? दैट इज इक्वल टू ओमेगा N बाई ओमेगा M। अब मेरे को ओमेगा का क्या पता है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ K बाई M। मास तो दोनों का सेम है, तो दिस इज जस्ट रूट ओवर ऑफ K ऑफ N। K ऑफ N क्या है, K2 डिवाइडेड बाई K1। तो रूट ओवर ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1, इट इज ऑप्शन डी। चलो we'll go for the next one. Gravitational potential for a point mass is given. X is the distance, so on. Find the total potential at the origin for each 1 kg mass. हर एक मास 1 kg है। पहला लाइन बस आपको नॉर्मल पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया हुआ है। आप बेसिकली ओरिजिन पे पोटेंशियल निकाल रहे हो अगर आपने 1 kg मासेस को इन पोजिशंस पे अप टू इन्फिनिटी बिठाया है। चलो करते हैं। हमारा क्या होगा, G इंटू मास तो 1 kg है डिवाइडेड बाई 1, फिर अगले वाले का G बाई 2, अगले वाले का G बाई 4, माइनस चलता रहेगा। तो मैं माइनस G कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या है, 1 प्लस हाफ प्लस 1 4 चल रहा है ऑल द वे टिल इन्फिनिटी, बेसिकली 1 बाई इन्फिनिटी। ठीक, तो ये GP हो गया, इन्फिनिट GP। फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस द कॉमन रेशियो ऑफ हाफ, तो 1 माइनस हाफ 2 देगा, 2 ऊपर जाएगा। यस, यू विल अराइव एट ऑप्शन बी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। Two satellites P and Q moving in different circular orbits around the Earth. Heights of P and Q from the surface is HP and HQ respectively. जहां HP दिया हुआ है आपको, acceleration P and Q due to Earth's gravity are GP and GQ. तो based on those heights, तो GP by GQ का वैल्यू दिया हुआ है, तो what is the value of HQ? ये हाइट क्या है? सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो हाइट है that is not much less than R. तो आप वो 1 माइनस 2h बाई आर वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। आपको पूरा फैल के यहां पे लगाना पड़ेगा दैट द ग्रेविटी एट हाइट 1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर, पूरा इसका लगाना पड़ेगा।
ये GH और बेसिकली GP और GQ का आपका अलग अलग फॉर्मूला आएगा। इनमें से HP का वैल्यू आपको दिया हुआ है R/3, उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है। GP/GQ आपको 36/25 दिया है। GP क्या होगा? GP विल बी G डिवाइडेड बाई 1 प्लस H R/3 है तो H/R इज 1/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई GQ क्या होगा? G डिवाइडेड बाई 1 प्लस HQ/R होल स्क्वायर दैट इज 36/25। ठीक है, कट गया। तो ये क्या आया? ये आया 4/3, ऊपर ये जाएगा तो बेसिकली 1 प्लस HQ/R होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे 4/3 होल स्क्वायर है 36/25। दोनों साइड को रूट करो, रूट ओवर लगाओ दोनों साइड पे, तो क्या आएगा? 1 प्लस HQ/R इंटू 3/4 इज उसको रूट करेंगे, मिलेगा 6/5। 2 से काटो, क्या आया? 1 प्लस HQ/R इज इक्वल टू, ये 8/5 था, मतलब HQ/R इज 1 माइनस 8/5। ठीक है, 1 माइनस 8/5 करोगे मिलेगा आपको 3/5। सो दैट्स इट, ऑप्शन ए। अगले सवाल पे चलते हैं। सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन। गुड, काफी स्पीड में आंसर आए। यस इट इज, इफ इट इज स्लिट पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि तब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो अगला वाला। इस पे डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा 1/√2 का दिस 1/2, उसका 1/3 प्लस जो भी है दिस दैट इज 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 क्या मिला? 6। तो दिस इज 6 माइनस 3 माइनस 2 विच इज 1/6, says 1/√6। yes it's option C। अगेन सिंपल क्वेश्चन। देखो रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड कर दो तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर आ गया 4 + 6 दैट्स 10 i कैप माइनस 3 + 8 दैट्स +5 j कैप। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप निकालोगे दैट्स √10 स्क्वायर 100 प्लस 5 स्क्वायर का 25 √125 दैट्स बेसिकली 5√5। ऑप्शन ए, यस करेक्ट। यहां पे which set of forces will create a force in equilibrium? देखो आप चाहते हो कि ये तीनों वेक्टर्स मिलके एक क्लोज्ड ट्रायंगल बनाए, क्योंकि अगर ये तीन मिलके एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना लेते हैं तब यू नो कि द रिजल्टेंट वुड बी 0। तो क्लोज्ड ट्रायंगल में ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पे हम ध्यान देंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें बताती है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो इसमें आप देखो सम ऑफ टू साइड्स 3 + 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। 2 + 5 दैट इज ग्रेटर देन दिस। हर दूसरा कॉम्बिनेशन ऑप्शन बी मैच कर रहा है। बी मैच कर रहा है, आई थिंक डी भी मैच कर रहा होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आई थिंक डी भी मैच करेगा। इस पे 2 करेक्ट आ गए। आई थिंक थोड़े वैल्यूज इधर उधर है। आई थिंक ये वाला 12 न्यूटन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला शायद 12 न्यूटन था। ठीक है, तो बी और डी टेक्निकली दोनों सही है। आई फील यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पे 12 न्यूटन था। ये 12 न्यूटन होता तो दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ओनली डी होता करेक्ट। डिफरेंस प्रॉपर्टी ऑल्सो सेम वे। इसका बताओ, 11 forces each equal to 5 Newton act on a particle simultaneously. Each force makes an angle of 30 degree with the next one. So the resultant of all of those forces is going to be what? Yes, correct. Option है, क्योंकि आपके 11 हैं टेक्निकली, अगर 30 डिग्री 12 होते तो एग्जैक्टली वो 360 डिग्री हर एक को दूसरा वाला ऑपोजिट करके हटाता रहता। ठीक है, हर एक को दूसरा वाला ऑपोजिट करके हटाता रहता। तो अगर एक नहीं है तो बस उसका डिफरेंस पड़ जाएगा, तो बस 5 न्यूटन एक साइड पे एक्स्ट्रा रहेगा, उसको कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट साइड वाला नहीं रहेगा। यस इट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसका
रिटेंटिविटी क्या होता है? रिटेंटिविटी इज दिस, ये होता है रिटेंटिविटी, ठीक है। मतलब मैंने जीरो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया तब भी कितना बाकी है। फिर आता है कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी होता है यहां पे जो कट कर रहा है वो होता है कोअर्सिविटी, ये कोअर्सिविटी, ये रिटेंटिविटी। और सैचुरेशन होता है जहां पे ये पीक कर रहा है, ये वाला। तो आप देखो रिटेंटिविटी है आपका 1, कोअर्सिविटी है आपका 50 और सैचुरेशन है आपका 1.5। इट इज ऑप्शन बी। इसको बताओ। मटेरियल हैज दिस मेनी एटम्स पर मीटर क्यूब, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एट टेम्परेचर 350 केल्विन इज हाउ मच? इट्स ससेप्टेबिलिटी एट 300 केल्विन इज गिवन हियर। ससेप्टेबिलिटी देखो, ये मैं बता रहा हूं किसी काम का नहीं है। ससेप्टेबिलिटी के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है इन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसके नजरिए से जाओ आप। बेसिकली योर ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ससेप्टेबिलिटी इनटू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, राइट? तो chi1 T1 इज इक्वल टू chi2 T2। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं ससेप्टेबिलिटी एट 300 केल्विन, राइट? तो chi1 T1 डिवाइडेड बाई T2। तो chi1 T1 पता है 302 डिवाइडेड बाई T2 क्या है जिस टेम्परेचर पे चाहिए 350। ये 6 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, ये इसको काट के 0.4 छोड़ेगा। 6 इंटू 0.4, यस इट इज ऑप्शन बी 2.4। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर रेडियस ए carries a current I distributed uniformly over its cross section. Magnetic field at distance inside the wire and outside the wire दोनों सेम है। देखो आप झट से डिराइव भी करना चाहो तो डिराइव कर लो। आपका बाय एम्पियर्स लॉ B इंटू 2 स्मॉल r, अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन है यहां पे एट स्मॉल r लेस देन a पे रखता हूं तो B इंटू 2 ठीक है, B डॉट DL में B इंटू 2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट डेंसिटी में J लेता हूं, इंटू द एरिया इज πr²। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? पाइस को हटाओ आप, R को भी हटाओ, म्यू नॉट J R/2, ये आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ठीक, आउटसाइड वाले पे क्या सीन करें हम? आउटसाइड वाला अगर लेता हूं उसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, तो B2 इंटू डॉट DL में 2 कैपिटल R आएगा, लेकिन म्यू नॉट J इंटू πa² होगा, क्योंकि पूरा का पूरा करंट तो बस यहां A तक ही आपको मिलने वाला है। तो वहां से करते हो, पाइस को हटाओ आप फिर से, B2 क्या मिलेगा? म्यू नॉट J² डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल R। अब दिया हुआ है सवाल में B1 इज इक्वल टू B2, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक, B1 इक्वल टू B2 अगर मैं करता हूं, B1 क्या है? म्यू नॉट J R/2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट JA² डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल R। 2 काटो, म्यू नॉट J इसको काटो आप, A² स्मॉल r और ये कैपिटल R जाएगा। सो A इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कैपिटल R स्मॉल r। कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंसेस। नॉर्मल थ्योरी दिया हुआ है वहां पे। Two capacitors of capacitance 3 microfarad, 2 microfarad connected in series with a 10 volt power supply, then the potential difference across them would be respectively how much? सिंपल है, आप इक्विवेलेंट निकाल के निकालो चार्ज कितना होगा, उतना सेम चार्ज दोनों पे रहेगा, फिर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकालो। सबसे पहले 3 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड इज इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2/3 प्लस 2 विच इज 6/5। 10 वोल्ट का पावर सप्लाई है, तो Q इज इक्वल टू CV करेंगे हम, C इज 6/5, वोल्टेज इज 10, 12 माइक्रोकूलम आया। अब क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो इस पे भी 12 माइक्रोकूलम है, इस पे भी 12 माइक्रोकूलम है, तो आप निकालो इंडिविजुअली। C1 इंटू V, सॉरी
V1 इज इक्वल टू वही चार्ज इन दिस वन Q बाई C1 दैट्स 12 डिवाइडेड बाई 3, इसका आएगा 4, और V2 क्या आएगा, वही सेम चार्ज डिवाइडेड बाई C2 12 डिवाइडेड बाई 2, उसका आएगा 6। तो 4 और 6, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, ऑप्शन ए। इसका बताओ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो आपके लिए क्या है, डेल्टा V पता है आपको 10 वोल्ट का है, लेकिन आपको ये डेल्टा R चाहिए। दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये यहां पे 30 डिग्री है, तो दिस इज 5 साइन 30, तो 5 इंटू रूट 3 बाई 2, ये हो गया डिस्टेंस। 10 वोल्ट का गैप है, तो आपका E क्या आएगा, डेल्टा V बाई डेल्टा R दैट्स 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई डेल्टा R क्या है 5 रूट 3 2, so it is 4 by root 3। ठीक, इनफैक्ट ये 400 by root 3 होने वाला है। मेरे को कैसे पता है 400 by root 3, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में था, राइट। तो उसी के बेसिस पे आई कैन डायरेक्टली मार्क ऑप्शन डी। मैं एंगल्स भी नहीं देखना चाहता। 2 नैनोकूलम माइनस 6 नैनोकूलम सेपरेटेड बाय 16 सेंटीमीटर, resultant electric field intensity at the zero potential point which lies between them and on the line joining them। देखो सबसे पहले तो आप निकालो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल कहां पे जीरो होने वाला है। पोटेंशियल जीरो होगा आप लोग कि इन दोनों के बीचों बीच वाले पॉइंट में, ठीक है, जहां पे k इंटू 2 नैनोक्यूलम डिवाइडेड बाई, सपोज एक को मैंने यहां रखा, ये 2 है, ये -6 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.16 16 सेंटीमीटर। आई कीप फ्रॉम हियर एट अ डिस्टेंस x, वहां पे मेरा पोटेंशियल जीरो है, बाई x दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस x, के काटो, ये 3 से गया, सो 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 0.16, ये 4x रहता तो डिवाइडेड बाई 4 होता, तो इट इज 0.04, 4 सेंटीमीटर दूर पे है, राइट। अब मेरे को वहां पे फील्ड निकालना है। फील्ड क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी उस पॉइंट पे इधर फील्ड लगाएगा, नेगेटिव चार्ज भी उधर ही खींचेगा, सो आई हैव टू टेक्निकली ऐड द फील्ड्स। फील्ड ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, k इंटू 2 डिवाइडेड बाई x मेरे को क्या मिला है 0.04 होल स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 0.12 होल स्क्वायर, ठीक है। k को निकालो, k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एक ये दोनों नैनो कूलम पे हैं तो उनका 10 टू द पावर -9 बाहर आएगा। अंदर पे क्या है 2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 4, क्योंकि 10 टू द पावर -4 आएगा वो ऊपर जाके 10 टू द पावर +4 हो जाएगा, और यहां पे 6 डिवाइडेड बाई 0.0144 मतलब 144 इंटू 10 टू द पावर -4, ये भी खींच के 10 टू द पावर +4, ये भी 10 टू पावर +4 खींचेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनको हटा सकता हूं, 10 टू द पावर 4 और 144 में निकालता हूं यहां पे, 9 डिवाइडेड बाई 144 एलसीएम लिया, निकला वो, ऊपर पे क्या जाएगा, दिस विल गो विथ 9, ठीक है, 18 + 6 इंटू 10 टू द पावर 4, थोड़ा कैलकुलेशन हैवी है, ये इसको काट के देगा एट 16, ये 24 है, सो 24 कटेगा, ये 3 ये 2, 3/2 इंटू 10 टू द पावर 4 जो कि 1.5 10 टू द पावर 4, दैट इज ऑप्शन ए। इसका बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी डेल जेड के कैप। डेल वी डेल एक्स क्या मिलेगा, 2 - 2 आई कैप -3 जे कैप, ये प्लस के कैप, -2 -3 प्लस के -2 -3 प्लस के, ऑप्शन बी करेक्ट। इसका
इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप सोचो एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसके सर्फेसेज आर एट x इक्वल टू 0, l सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑब्वियसली अगर ये x एक्सिस पे मूव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो दो सर्फेसेज विच इज एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू l, बस उन्हीं पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके थ्रू काट रहा है। और उस क्यूब में x इक्वल टू 0 पे जो सर्फेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0 क्योंकि x 0 पे वो फील्ड 0 है। तो आपका जो नेट फ्लक्स है दैट इज जस्ट गोइंग टू बी ई नॉट, जो कि x इक्वल टू एल वाले सरफेस है उसके थ्रू कट कर रहा है। वहां पे x इक्वल टू एल बिठाओगे आप तो ई नॉट आएगा, इनटू उस सरफेस का एरिया क्या है एल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है ऑफ साइड लेंथ एल आपको दिख रहा है। तो ये हो गया आपका नेट फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू द एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको वही एनक्लोज चार्ज पूछा गया था, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स ऑप्शन ए। देखो मैं स्पीड में कर रहा हूं मेंटली, क्योंकि आपको भी ऐसे ही करना है, आपको बैठ के फैला फैला के नहीं करना है वहां पे। यू हैव टू बी क्विक इवन इफ इट्स अ स्लाइटली ट्रिकियर स्लाइटली लॉन्गर क्वेश्चन। वो एक्सपेक्ट करने कि आपने सिमिलर क्वेश्चन क्या होगा, ये एकदम हट के क्वेश्चन नहीं, एकदम नया ब्रांड न्यू क्वेश्चन नहीं देते वो जनरली मेंस के अराउंड ही घूम रहे, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको वो बेसिक्स पता है, उस टाइप के सवाल आपने किए हुए हो। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस d फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट वैरी हो रहा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट d इक्वल टू 5, ये d इक्वल टू 5, यहां पे क्या है v वर्सेस r, बेसिकली r वाला ग्राफ है। तो आई नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv/dr, मतलब बस नेगेटिव ऑफ द स्लोप। स्लोप क्या है यहां पे आपका 5 से 0 पे आ रहा है विद इन अ गैप ऑफ 2, सो स्लोप इज 2.5। 2.5 और नेगेटिव 2.5 नहीं होगा, सॉरी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इट्स नेगेटिव ऑफ द स्लोप, स्लोप खुद नेगेटिव था। ये वाला आप डिमेंशनल से करो, दैट्स एक्चुअली बेटर वे, आर्यन ने जैसे बताया, क्योंकि एग्जाम में आपको इवन ये वाले करने में टाइम लगेगा। आप डिमेंशंस चेक करो, इनमें से कौन से डिमेंशंस मैचेस द डिमेंशंस ऑफ चार्ज, क्योंकि हर एक का डिमेंशंस उन्होंने जानबूझ के अलग दिया हुआ है। चलो इस पे लग पड़ो, सवाल थोड़ा लंबा है बट इजी सवाल है। यहां पे बताया हुआ है कि आपने एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट करके अंदर डाला। अंदर डालने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड से वो घूम के गया, घूम के वो यहां से निकलता है जहां पे दिस डिस्टेंस इज d। तो आपको पता है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, एक सर्कुलर पाथ 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होने वाला है, तो d इज इक्वल टू 2r। 2r क्या होता है, रेडियस होता है mv, मोमेंटम डिवाइडेड बाय qb, मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्यूबी। और मोमेंटम कहां से आएगा मेरा, P इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2mk, k है q इंटू वी का, ठीक, ये होता है मोमेंटम। तो मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, डिवाइडेड बाय q इंटू बी, दैट इज इक्वल टू, मैं क्या ढूंढ रहा था, मास ऑफ द पार्टिकल ढूंढ रहा था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा तो ये 8 बन जाएगा क्यू वी, स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा एक और क्यू है, एक क्यू इसको काट देगा, so it is q b square d square divided by 8v, it is option C। इसका बताओ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। Object starts moving towards the mirror at a speed of 2 centimeter per second. Position of the image from the mirror after 10 seconds will be at what centimeter? सिंपल, देखो आप इसको स्पीड के नजरिए से जाओ ही मत, आप इसको स्पीड के नजरिए से जाओ ही मत, आप सिर्फ डिस्टेंस के नजरिए से देखो। दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव, तो इफ इट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड में वो 20 सेंटीमीटर आगे जा चुका होगा, मतलब तब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज बिकमिंग 80 सेंटीमीटर माइनस, क्योंकि वो इस साइड रहने वाला है, ठीक। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर का, तो आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 सेंटीमीटर होता है, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, फोकल लेंथ टेक्निकली -100। मिरर है प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f,
1/f है -1/100, ये -1/u, ये +1/80 हो जाएगा। $400 पे जाएगा, -4, ये +5, ये 1/400 आएगा। तो V इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। दिया हुआ है गिवन अ करंट कैरिंग वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हुआ तब करंट विल रिमेन द सेम, ओनली द करंट विल रिमेन द सेम, ड्रिफ्ट स्पीड बदल जाएगा। याद रखना, करंट हैज टू स्टे द सेम, VD वगैरह चेंज होगा अकॉर्डिंगली, करंट सेम, बिकॉज वॉट एवर अगर आप लेयर बाय लेयर सोचो, उस वायर को लेयर बाय लेयर काटो, हर लेयर में जो करंट घुस रहा है उतना ही निकलना चाहिए। A ray of light of wavelength 500 nanometer falls at a incidence angle of 37 degree on a transparent slab from air so that the reflected and refracted rays are mutually perpendicular। बताओ इसका, यहाँ पे आप ना, इवन दो ये पोलराइजेशन नहीं है, बट इट्स अ सिमिलर केस टू ब्रूस्टर्स एंगल, क्योंकि वहां पे भी यही होता था कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो बेसिकली दिस एंगल इज ऑलमोस्ट लाइक द ब्रूस्टर्स एंगल, क्योंकि वहां पे भी रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे। तो मैं लिटरली लिख सकता हूं tan of 37 डिग्री, tan of 37 डिग्री is refractive index of glass divided by refractive index of air। और मेरे को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल, बिकॉज लैम्डा 1/λ2, तो बेसिकली दिस इज लैम्डा ऑफ द ग्लास, जो कि है लैम्डा ऑफ द रिफ्लेक्टेड बाय लैम्डा ऑफ द रिफ्रैक्टेड। ठीक है, tan 37 क्या होता है, tan 37 इज 3/4, tan 37 3/4 हो गया, तो यही मेरा दिया हुआ है, ग्लास में तो रिफ्रैक्टेड वाला जा रहा होगा, यहां पे एयर में तो रिफ्लेक्टेड वाला जाएगा। तो यस, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन ए। पार्टिकल ऑफ मास m is connected to another very heavy particle by means of a light inextensible string that passes over a smooth pulley. The reading of the spring balance is going to be what? स्नेल्स लॉ से कैसे कर सकते हो? स्नेल्स लॉ से आपको वही ब्रूस्टर्स लॉ पे आप आओगे, यहाँ पे है, ये इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच में, तो ये अगर I हुआ, ये जो भी हुआ, ये सपोज R हुआ, 90 डिग्री है, मतलब R इज इक्वल टू 90 माइनस I, क्योंकि टोटल 180 में 90 हटा के वो बचा रहेगा। आफ्टर दैट यू प्रोसीड। देखो, एसेंशियली स्प्रिंग बैलेंस क्या नाप रहा होगा, ये स्प्रिंग बैलेंस नाप रहा होगा कि अगर इधर पे टेंशन T है तो ये स्प्रिंग बैलेंस एसेंशियली 2T नाप रहा है। ठीक, जब ये टाइप का एटवुड मशीन होता है, एटवुड मशीन में टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? M1 + M2, ठीक है, ये होता है। अब यहां पे इफ M2 इज मच ग्रेटर देन दिस थिंग, M2 इज मच, ये सपोज मैं M2 बोलता हूं, M2 इफ इट इज मच ग्रेटर देन M1, तो मैं क्या कर सकता हूं, M1 + M2 को जस्ट M2 लिख सकता हूं, M2 कट गया, टेंशन क्या आया, 2m1 × g, m बेसिकली मेरे लिए स्मॉल m है, 2mg आया, और दैट्स t, स्प्रिंग नाप रहा होगा 2t, सो इट इज 4mg, ऑप्शन ए। इन द अरेंजमेंट शोन by what acceleration the boy must go up so that the 100 kg block remains stationary on the wedge। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका टेंशन का फॉर्मूला होता है फॉर एटवुड मशीन 2m1 m2g by m1 + m2। दिया हुआ है कि द मास m जो दूसरा वाला है वो वेरी हैवी पार्टिकल है, मतलब m2 इज मच ग्रेटर देन m1, तो नीचे वाला अप्रोक्सीमेट करेंगे m1 + m2 इज सेम एज m2, बिठा देंगे, m2 m2 कट गया, तो मेरा टेंशन इज जस्ट 2m1 × g, m1 इज माई m, स्मॉल m, ये टेंशन आ गया। और मैंने बताया ये स्प्रिंग 2t नाप रहा होगा, क्योंकि उसको तो इधर वाला बैलेंस करना है, तो 2t, तो 2mg टेंशन ही है, तो डबल ऑफ दैट इज 4mg। अगला वाला करते हैं इन द मीन टाइम। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मिसिंग है,
ये 100 kg का है और ये बंदा 50 kg का है, ठीक है। आप निकालो टेंशन, उसके बेसिस पे आगे बढ़ोगे। आपको इसे बैलेंस करना है। अगर बैलेंस करना है तो इधर क्या ऐड कर रहा है, 100g साइन ऑफ 53, तो आपको टेंशन को उसको बैलेंस करना पड़ेगा। टेंशन इज इक्वल टू 100g मतलब 1000, साइन 53 होता है 4/5, राइट, मतलब 800 न्यूटन। ये हो गया आपका टेंशन। अब आप इस बंदे को देखो, इस आदमी के ऊपर की तरफ वही सेम टेंशन एक्ट कर रहा है, राइट, और डाउनवर्ड्स उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है कितना, 500 न्यूटन का, 50g। ऊपर 800 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन इज 300 न्यूटन अपवर्ड्स। तो वो 300 न्यूटन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द पर्सन इनटू द एक्सीलरेशन। काटो, 6 आया, ऑप्शन सी। आगे वापस एक्सप्लेन करेंगे। इसका बताओ, जब भी इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट रहते हैं, पोटेंशियल्स मार्क करो अलग अलग पॉइंट पे, उसी से आपको दिखेगा कि क्या सीरीज में है, क्या पैरेलल में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो शुरू करते हैं करना। अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल है सी। तो ये पॉइंट विल ऑल्सो बी एट पोटेंशियल ए, दिस विल ऑल्सो बी एट पोटेंशियल ए, दिस विल ऑल्सो बी एट पोटेंशियल ए। तो बेसिकली ये 30 ओम 30 ओम 30 ओम पैरेलल में है बिकॉज दे आर अबाउट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये वाला बस बी और सी के बीच में। तो मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट देखो कैसा दिखता है। ये वाला है 30 ओम, ये वाला 30 ओम है ये, ठीक है। ये एक पॉइंट, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, इधर पॉइंट ए है। बाकी तीनों रेजिस्टेंसेस उस पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में है। ये है मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट एग्जैक्टली। तो 30 30 30 तीन 30 ओम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कितना मिलेगा, 1/3 हो जाएगा इसका। तो 10 ओम्स इन सीरीज विद 30 ओम, 40 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज है 40 वोल्ट का, 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय 40 ओम, करंट इज 1 एम्पियर, इट्स बी। जब गॉन फॉर ऑप्शन सी, यस इट्स ऑप्शन सी, क्योंकि आप देखो आपका K इज इक्वल टू F इंटू वी, और F इंटू वी क्या होता है, वो पावर होता है, और एनर्जी इज जस्ट बेसिकली पावर इनटू टाइम। तो बस इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इट्स जस्ट K इंटू टी, दैट्स इट। सिंपल सवाल, यस करेक्ट। इसका बताओ, T1 T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल R इज गोइंग टू बी व्हाट। फॉर्मूलाज लिखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। बेसिकली हर एक में T1 T2 है, तो अगर T1 को लिखूं, T1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, तो आपको पता है T2 इज गोइंग टू बी 2u कॉस थीटा बाई जी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मैं सिर्फ अगर T1 T2 करता हूं, वो कितना आता है, वो आता है 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। इसको मैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा कर सकता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, और एक 2 को मैं साथ में लेता हूं तो वो साइन 2 थीटा हो जाता है, डिवाइडेड बाई एक जी यहां रहने दो, एक जी को बाहर उठाओ, दिस इज बेसिकली योर r, इट इज 2g इंटू r। तो T1 T2 इज 2g इंटू r, तो r इज T1 T2 बाई 2g। क्या हुआ, जी ऊपर कैसे चला गया, ये ऊपर कैसे चला गया, ओ बेटा अरे यार, जी यहां पे कॉमन आएगा ना, हाँ 2/g करेक्ट, जी ऊपर चला जाएगा, तो इट इज ऑप्शन डी। बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल इन विच वाटर लेवल इज एट अ डेप्थ h below the top. If the speed of sound is c, then the time after which the splash is heard will be what? देखो बॉल को, जो भी बॉल है उसको हाइट h ड्रॉप करने में कितना टाइम लगेगा, that t is root over of 2h by g, टाइम टेकन फॉर फ्री फॉल थ्रू अ हाइट। जैसे ही हिट किया उसने साउंड एमिट किया, अब साउंड तो एक कांस्टेंट स्पीड c के साथ ऊपर आएगा, उस पर ग्रेविटी वैग्रेविटी का काम नहीं है,
तो उसको ऊपर आने में टाइम कितना लगेगा, h/c, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आपका टोटल टाइम इज जस्ट t1 प्लस t2 विच इज √2h/g। आप यहां से बाई जी प्लस h/c, मैं h निकाल लेता हूं यहां से, रहेगा क्या, √2/gh प्लस 1/c, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर, क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विथ 1 km along the shortest possible path in 15 minutes। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना होगा, रिवर मैन प्रॉब्लम, गौर से समझो, उसका स्पीड है, अब उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में जाना है, तो ये रिवर है, रिवर का स्पीड है वी आर, उसको थोड़ा ऐसे एंगल पे जाना है, ठीक है, ही हैज टू ट्राई टू स्विम एट दिस एंगल। अब दो चीज, यहां पे अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं तो इस साइड पे उसका स्पीड है v cos थीटा, और वो v cos थीटा मैं निकाल सकता हूं क्योंकि वो v cos थीटा से ही वो नदी को पार कर रहा है, टेकिंग 15 मिनट्स 1 किलोमीटर। सो v cos थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15 मिनट्स, मतलब 1/4 ऑफ एन आवर। तो मेरा v cos थीटा आ गया 4 km/h, ठीक है, मैं km/h के टर्म्स में रख रहा हूं, वो मेरा v cos थीटा हो गया, ठीक। अब आई नो वी आर इज सपोज टू बी v sin ऑफ थीटा, क्योंकि शॉर्टेस्ट में जाना है तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा दैट हैज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द रिवर, ठीक। तो मैं cos थीटा यहां पे निकाल सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई v5 है तो 4/5, cos थीटा 4/5 है, मतलब मेरे को पता है sin थीटा हैज टू बी 3/5, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज जस्ट v sin थीटा, v है 5, sin थीटा हमें मिला 3/5, काटो, सो इट इज 3 km/h, इट्स ऑप्शन डी, नॉट ऑप्शन ए। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस करेक्ट हरि कुमार, ऑप्शन डी, ये वाला। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t इज इक्वल टू α(x² प्लस βx। आपको पूछा है रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन कितना है, चलो इसका बताओ झट से। देखो t एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, अब आप इन वन ऑफ टू थिंग्स कर सकते हो, इसको क्वाड्रेटिक करके आप x एज अ फंक्शन ऑफ t पे ला सकते हो, x एज अ फंक्शन ऑफ t ला सकते हो, या फिर आप इसी को एज इट इज डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इनफैक्ट शॉर्टर है। आप इसको डिफरेंशिएटिंग विथ टाइम करते हो तो t को डिफरेंशिएट करके 1 आएगा, α(x²) क्या देगा आपको, 2αx dx dt प्लस बीटा dx dt। dx dt इज बेसिकली स्पीड, तो मैं dx dt कॉमन ले लूं, v इज बेसिकली v इंटू 2αx प्लस बीटा, दैट्स इक्वल टू 1, तो v आया 1/2αx प्लस बीटा। अब इसको एक और राउंड डिफरेंशिएट करेंगे, dv dt क्या मिलेगा, ये मेरे को देगा 1/2 इंटू 2α dx dt। चेन रूल लगाया हमने। अब देखो ये जो 1/2αx प्लस बीटा है, दिस इज v और ये स्क्वायर है, तो दिस इज बेसिकली v², ठीक है। dx dt भी v है, तो आई कैन राइट इट एज 2α इन v, सो माइनस 2α(v³), ये dv dt ही मेरा एक्सेलरेशन था, तो दैट इज ऑप्शन ए। रिटार्डेशन पूछा था इसीलिए नेगेटिव है, क्लियर है ये वाला, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, तो यहीं तक रखेंगे हम। आई होप इन सेशंस में इन सवालों से आपको फायदा मिला हो, अगर मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना बच्चों, ओके। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन, आई विल कैच यू ऑल अगेन in the next one.